दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता है कि बिंदु ए 2 1 एवं बी 1-3 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक अल्फा बीटा हो तो √6 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 का मान बताएं। तो यहाँ पे देखिए तो अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा जो हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2 + 1/2, यानी कितना होगा 3/2। और बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर होगा 1 ± 3/2, यानी होगा कितना, तो -1 होगा। ठीक है, चूँकि अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा कॉमा बीटा ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए √6 × अल्फ़ा यानी 6 × 3/2 और प्लस बीटा कितना है, -1 और प्लस का 1। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से ये कट के कितना होगा, ये हो जाएगा आपको √9 यानी √9 यानी कितना होगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 3 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करने के लिए। एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे ए पी बराबर क्या होगा, पी डी। ए पी बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ पे यदि आप डी रखते हैं, ए पी बराबर पी डी बराबर कितना, बराबर जो है ए पी बराबर पी डी, ये जितना है इतना ही ये होगा, यानी 11 होगा। ठीक, उसके बाद पी क्यू जो है आपको 25 दे दिया गया है, तो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू होगा 25 - 11। ठीक है, इतना 11 है और पूरे 25 है, तो 25 में से 11 घटा दीजिए, ये बचेगा आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 14। अगर ये 14 है तो डी क्यू बराबर क्या होगा, डी क्यू बराबर होगा ई क्यू। क्या होगा, ई क्यू, ये भी कितना होगा 14, कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही एक्स है, तो ये कितना होगा 14, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो यहाँ पे देखिए r से r, पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर क्या होगा 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब देखिए कहता है कि 10a इतना, 10b इतना, तो 10 जो है 10 45 का मान 1 होता है, तो a का मान कितना हो गया 45। ठीक है, चूँकि 10a बराबर क्या होगा 10 45, तो a बराबर कितना होगा 45। इसी प्रकार 10b बराबर देखिए √3 है, तो 10 किसका 60 का मान होता है, यानी b बराबर क्या होगा 60। ठीक है, a 45 b 60। अब देखिए कहता है cos a, तो cos 45, ठीक है, cos 45 इंटू cos जो है इंटू cos क्या है, इंटू cos 60 माइनस साइन 45 इंटू cos 60। ठीक है, साइन 45 cos 60, यानी ये हो जाएगा आपको साइन 45 1/√2। ठीक है, cos 60 का मान जो साइन 30 का मान, साइन 45 1/√2। ठीक है, cos 60 जो साइन cos, यहाँ पे cos है 60, सॉरी साइन 60 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन 60 होगा √3/2। ठीक है, √3/2, ये हो जाएगा 1 - √3/2√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया है, तो 35 का देखिए क्या होगा x²। ठीक है, यहाँ पे निकाल लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा 3 + 5 - 2 यानी 6 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये निकाल लीजिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कितना होगा 3 × 5 15 प्लस बीटा इंटू गामा यानी कितना -10 प्लस गामा अल्फ़ा यानी -6, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1।
ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 1, उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा, 5 × 15 = 30 माइनस का 30। ठीक, अब यहाँ से जो है आप क्या कीजिए, त्रिघात बहुपद निकाल लीजिए, तो क्या होगा एक्स क्यूब त्रिघात होगा एक्स क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपको एक त्रिघात बहुपद, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 6, तो 6 × x²। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा। तो ये निकला था आपको -1, तो -1 इंटू में x, और देखिए तो प्लस माइनस प्लस फिर माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा, इसका मान निकला था आपको -30, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30, यानी एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस x और प्लस 30। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये होना चाहिए कुछ इस तरह से। ठीक है, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस x प्लस का 30। ठीक है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, क्योंकि यहाँ पे त्रिघात बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती हैं। ठीक है, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो यहाँ पे देखिए, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा धारा के प्रतिकूल यानी बोट माइनस स्ट्रीम, ये जाता है आपको 10 से। ठीक है, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर प्रति घंटा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 44 जो है, ये देख लीजिए, यानी तो ऐसे ले लेते हैं कि 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, यानी 30/x माइनस वाई। ठीक है, प्लस 44/x प्लस वाई, टोटल लग जाता है 10 घंटा। मान लीजिए समीकरण 1। फिर कहता है 13 घंटा में वह 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के, यह धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यानी 13 बराबर हो जाएगा आपको 40/x माइनस वाई। ठीक है, प्लस 55/x प्लस वाई, यह समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। अब यहाँ इन दोनों को सॉल्व कीजिए। अब यदि सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको x, यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा आपको 8 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एक जो है मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात दे दिया गया है। यदि मिश्रण का भार इतना है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार, तो देखिए अम्ल का भार, ठीक है, इस मिश्रण का भार, यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार क्या होगा, तो अम्ल का भार यदि निकालिएगा तो अम्ल कितना है 7 यूनिट, तो 7/5 प्लस 7 गुना में 360, यानी 5 7 5 कितना 12, ये कट जाएगा आपको 30 7 या 21, यानी 210, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा चतुर्थांश OACB, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 पाई r²। ठीक है, इसका रेडियस जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, तो रेडियस जो है देखिए यहाँ पे दे दिया गया है आपको 3.5। ठीक है, त्रिज्या कितना है 3.5, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई r², यानी 3.5 का स्क्वायर, और माइनस में 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार
आधार कितना है 3.5 और ऊंचाई कितना है 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से ये जो है इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9.625 माइनस 3.5 घटाएंगे आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए पेरिस पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव बने थे। ठीक है, तो सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। पेरिस पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया। इस पैरालंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुका है। ठीक है, फिर है कि अब तक 31 अगस्त यानी अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं 40 नंबर है कि हाल ही में भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम जो है किसे घोषित किया गया है? तो बी ऑप्शन यानी मोढेरा गुजरात। तो हाल ही में भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम मोढेरा गुजरात को घोषित किया गया है। गुजरात के जो मेहसाना जिला में स्थित मोढेरा ग्राम को देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का सांची भारत का पहला सौर शहर बना है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना और सेशेल्स की सेना के बीच 18 से 27 मार्च 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो बी ऑप्शन सेशेल्स में। तो भारतीय सेना और सेशेल्स की सेना के बीच 18 से 27 मार्च 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास कतः लमितीय जो 2024 का 10वां संस्करण सेशेल्स में आयोजित किया जाता है। हिंद महासागर में स्थित देश सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। मार्च 2024 में अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस भी भारतीय नौसेना और सेशेल्स की सेना के बीच विक्टोरिया सेशेल्स में आयोजित किया गया था। हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे जो है निर्विरोध चुना गया है? तो सी ऑप्शन जैसा आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में जय शाह को निर्विरोध चुना गया है। ठीक है, इससे पूर्व जय शाह जो है बीसीसीआई के क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर जय शाह आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन बने। कहता वर्ष 2024 में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज किस जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? डी ऑप्शन। तो देखिए वर्ष 2024 में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी जो है कार्लोस अल्काराज ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2024 और जो है विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब के विजेता बने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब विजेता है जेनिक सिनर, इटली के हैं। और महिला एकल खिताब विजेता है आइना शबालेंका जो कि बेलारूस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के हैं। और महिला में है ईगा स्विटेक पोलैंड के हैं फ्रेंच ओपन। उसके बाद है विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब विजेता है आपको कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। और महिला में है बारबोरा क्रिजिकोवा ये चेक गणराज्य के हैं। फिर है यूएस ओपन 2023 इसके जो है पुरुष एकल खिताब विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का है। महिला एकल खिताब विजेता है कोको गॉफ जो कि अमेरिका का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया है? ए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमीरात। तो देखिए यहाँ पे संयुक्त राज्य अमीरात ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया है। इस मंत्रालय के गठन का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात की निवेश विजन को विकसित कर वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है जबकि सबसे अधिक आबादी वाला शहर दुबई है।
हाल ही में किस संस्था के द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में जो DGTA यानी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना किया गया है? ये ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए नए उपकरण के रूप में DGTA डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना किया गया। फरवरी 2024 में US इंडिया साइबर सुरक्षा पहल शुरू किया गया है। दिसंबर 2023 में देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र जो सेनकोप्स का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर परियोजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? 46 का सी, तमिलनाडु। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर परियोजना को तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तमिलनाडु राज्य पशु नीलगिरी तमिलनाडु का राज्य पशु नीलगिरी ताहर है। IUCN स्थिति के अनुसार नीलगिरी ताहर लुप्तप्राय प्रजाति है। केरल में स्थित जो है एरावियम राष्ट्रीय उद्यान के में नीलगिरी ताहर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहता है घटनाक्रम का सही कालानुक्रम क्या है? तो 47 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो घटनाओं का सही कालानुक्रम होगा असहयोग आंदोलन, फिर होगा चोरी चौरा कांड, फिर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। कलकत्ता में आयोजित विशेष कांग्रेस अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ असहयोग करना संभव नहीं। फिर चोरी चौरा अग्नि जो हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नाम स्थान पर हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 14 से 16 फरवरी 1930 को जो साबरमती में कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में गांधी जी ने निश्चय किया था। फिर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को वायसराय के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने के कारण शुभारंभ किया गया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में पंडित नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? ए ऑप्शन, कलकत्ता में। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के दौरान महात्मा गांधी कलकत्ता गए थे। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के द्वारा यह अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया। गांधी जी 1947 ईस्वी में बंगाल के नोआखली में हिंसा रोकने पहुंचे थे। केवल नोआखली में 6000 से 7000 व्यक्ति हिंसा में मारे गए। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। फिर महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में जो कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया है। 1917 ईस्वी में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी तट पर लाया गया। इसके बाद साबरमती आश्रम नाम रखा गया। फिर है कि किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो बी ऑप्शन, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण सत्याग्रह। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण जो है समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक आदि शामिल थे। NC रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। खिलाफत दिवस संपूर्ण देश में 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेरा जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ।
नेक्स्ट देखिए, कहा था किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? ए ऑप्शन रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम जो है ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इसे काले कानून की संज्ञा दी जाती है। कहता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में जो है मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया चेम्सफोर्ड। फिर है अखिल भारतीय रणनीति में गांधी जी का पहला कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए जो है 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किए थे, होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जो है सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत बॉम्बे आया। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें खालिस्तान सदस्य थे। सी ऑप्शन 3। तो 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें 3 सदस्य शामिल थे। कहता इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत का सचिव, सर स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एवी अलेक्जेंडर यानी एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री थे। कहता इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए जो है उपाय एवं संभावनाओं को जो है तलाशना था। भारत के लिए जो है संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। फिर है कि MN राय ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए मांग रखा। फिर कैबिनेट मिशन की प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, 7 जो है प्रतिनिधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो बी ऑप्शन हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती भाषा में है। यह पुस्तक 1909 में गांधी जी द्वारा जलियान में UK से अफ्रीका जाने के क्रम में लिखी गई। फिर हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस पत्र का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल पुणे महाराष्ट्र प्रकाशित किया। यह हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु व हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बोला कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। फिर है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु जो MG रानाडे थे। रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। भारत के आज़ादी के समय महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। फिर है कि किसी राजवंश के शासक ने जो है अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा। तो गुप्त वंश। तो देखिए, गुप्त राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। फिर है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजकीय भाषा संस्कृत थी। समुद्रगुप्त का प्रथम प्रशस्ति ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि और महासंधि विग्रह थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कविराज कहा गया। पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत थे, ए ऑप्शन व्याकरणविद के। तो पाणिनि एक जो है प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणविद थे। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और 4 जो है सहसूत्र हैं। अब देखिए अमर सिंह, इसके पुस्तक है अमरकोश। फिर शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। फिर गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम कहाँ होता है? ए ऑप्शन लद्दाख में। तो सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, शुरू, रावी, ब्यास, सतलज। फिर है पानजनाद, जांस्कर, चिनाब, श्योक, हुनुजा, स्वात, ठीक है, कुमार, काबुल, कुर्रम, गोमल, झोब और गिलगित आदि हैं। भारत में सिंधु नदी लेह जिले से बहती है। सिंधु नदी भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। BCI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय जो पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? ए ऑप्शन रेड डाटा बुक। तो BSI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधों की सूची रेड डाटा बुक नाम से प्रकाशित करता है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य वनस्पतियों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का सर्वेक्षण और प्रलेखन करना, भारतीय पौधों के बीज, पराग और जीवाणु और बीजाणु का एटलस तैयार करना, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और जो हर्बरिया का विकास और जो रख रखाव का कारण है। खतरे की पहचान या लाल सूची प्रजातियों के संरक्षण की आवश्यकता वाले जो समृद्ध क्षेत्रों वनस्पतिक उद्यानों में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की जो है पूर्व स्थिति में ही जो है संरक्षण करना है। नेक्स्ट देखिए, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? सी ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। फिर है कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं भारत के पूर्वी समुद्री तटों से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाए जाते हैं। खारे पानी के मगरमच्छ को जो है IUCN द्वारा रेड डाटा सूची में रखा गया है। खारे जल के मगरमच्छ को जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची फर्स्ट के तहत संरक्षित रखा गया। नेक्स्ट कहता कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 58 का बी कावेरी। ठीक है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कावेरी। तो देखिए, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी मैसूर पठार के दक्षिण भाग से निकलती है। कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी की सहायक नदी हैरांगी, हेमावती, सिमसा, काबिनी, भवानी, अमरावती है। सिंधु नदी, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? ए ऑप्शन 4। तो भारत में 4 जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में WC रोजेन द्वारा किया गया। जैव विविधता का मापन जो है अल्फा यानी विविधता, तो किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या परितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या की अल्फा विविधता की संख्या से अभिहित किया जाता है। बीटा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता कहते हैं। गामा विविधता तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य जो अंतर संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है, बीटा और गामा। ठीक है, उसके बाद
देखिए तो अल्फा और बीटा और गामा विविधता तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध का ज्ञान। गामा विविधता भारत का हॉटस्पॉट क्षेत्र हिमालयन क्षेत्र है, इंडो वर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र है और सुंडरलैंड क्षेत्र है। कहता भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? सी 5। तो भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। के भारत के समुद्री तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़कर बांग्लादेश के साथ जो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम तथा असम भारतीय राज्य सीमा बनाती हैं। भारत के 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है ये 3214 यानी 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15200 किलोमीटर। ठीक है, और इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 यानी 7516.6 किलोमीटर है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सहित। फिर भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट है कि गन्ना की सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खेती और उत्पादन किस राज्य में होती है? तो ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो गन्ना की सबसे अधिक क्षेत्रफल पर खेती और उत्पादन उत्तर प्रदेश में होती है। गन्ने का वनस्पतिक नाम सैकरम ओफेसिनेरम है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राज़ील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन करता है। फिर है कि देश में चीनी तथा गन्ना को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक उपभोक्ता वस्तु के रूप में जो अधिसूचित किया गया है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कहता है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बी ऑप्शन यानी तिरिचमीर। तो देखिए हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है तिरिचमीर है। तिरिचमीर जो है चोटी पाकिस्तान में स्थित है। तिरिचमीर पर्वत की ऊंचाई 7708 मीटर है। फिर है कि हिंदू कुश का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नोशक पर्वत और तीसरा जो है स्तोर-ओ-नल है। फिर है कि नंगा पर्वत ये जो है भारत में है, भारत पीओके में। अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। हिमालय भारत नेपाल में है। गोसाई धाम, नामचा बरवा और गुलमांदता ये चीन में है। फिर है राकापेसी ग्लेशियर भ्रम ये है पाकिस्तान में। व्हाइट पर्वत ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहा था कि बरसाती पर मोम की परत चढ़ाने से वह जो है वाटर प्रूफ बन जाती हैं, इसका कारण? तो 63 का होगा बी ऑप्शन यानी सजक बल का मान अधिक हो जाता है। तो देखिए बरसाती पर मोम की परत चढ़ाने से वह वाटर प्रूफ बन जाती हैं, इसका कारण है कि ससंजक बल का मान अधिक हो जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। फिर है किसी द्रव की 2 बूंदों को संपर्क में लाने पर एक बड़ा बूंदों का निर्माण ससंजक बल के कारण होता है। पानी की परत द्वारा चिपकी कांच के 2 प्लेटों को ससंजक बल के कारण पृथक करना मुश्किल होता है। रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 64 का होगा सी यानी संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड। तो रंगीन कांच बनाने के लिए संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड प्रयुक्त किया जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा होता है। फिर सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल होता है। सोडियम यूरेनेट या फेरिक लवण पीला होता है। कैडमियम सल्फाइड जो है चटक लाल होता है। क्यूपरिक लवण ये पीकॉक नीला होता है। फिर है कि टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? तो जीवाणुविक। टाइफाइड और टीबी जीवाणुविक प्रकार के रोग है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह बैक्टीरिया दूषित भोजन और पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। टाइफाइड के संक्रमण की जांच हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है।
टीबी या क्षय रोग तपेदिक रोग एक घातक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की वजह से होती है। टीबी आमतौर पर फेफड़ा को प्रभावित करता है। भारत सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2025 को घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती हैं और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, सी ऑप्शन, 1 से कम। तो एक प्रकाश किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में अभिलंब की ओर झुक जाती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक 1 से कम होगा। अपवर्तनांक होता है माध्यम में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, देखिए यदि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाती हैं तो माध्यम बी में प्रकाश का वेग ए की सापेक्ष ज़्यादा होगा। ठीक है, तथा म्यू का मान 1 से कम होगा। यदि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ता है तो माध्यम बी में प्रकाश का वेग जो है 1 से कम होगा तथा 1 से अधिक ज़्यादा होगा। देखिए कहता है कि कौन सा यौगिक सहसंयोजक यौगिक का एक उदाहरण है। तो 67 का होगा ए, P2O5। तो P2O5 यौगिक सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको इस तरह से जो है ये बन जाएगा आपको इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक, तो दो समान विद्युत ऋणात्मक धातुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनता है। और आयनिक यौगिक इस प्रकार का बंधन जो है धातु और अधातु के बीच बनता है। सहसंयोजक बंधन से बनने वाले आबंधों का एक निश्चित आकार होता है, जबकि आयनिक बंधों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंधन इसका जो है कम गलनांक और क्वथनांक होता है। आयनिक यौगिक तो उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, कम ध्रुवीयता और यह अधिक ज्वलनशील होता है सहसंयोजक। और आयनिक यौगिक जो है इसकी उच्च ध्रुवीयता और कम जो है ज्वलनशीलता होता है। फिर है सहसंयोजक यौगिक कमरे के तापमान पर तरल या गैसीय अवस्था में होती हैं और आयनिक यौगिक कमरे के तापमान पर आयनिक बंधों को ठोस अवस्था होती हैं। फिर है कि सहसंयोजक बंधन में मीथेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इथेन और इथाइल अल्कोहल, जबकि आयनिक यौगिक में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट देखिए कहता कुछ जीवाणुओं की क्रियाओं द्वारा घोरों, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन किस स्थान पर होता है। तो ये अंधनाल में। तो कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा जैसे घोरों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में जो मौजूद सेल्यूलोज का पाचन अंधनाल स्थान पर होता है। मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बीटा एसिटाइल लिंकेज को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। दीमकों की आंत में जो है पास्टिगोफोरन्स, ठीक है, फोरन्स प्रोटोजोआ होता है जो सेल्यूलोज का पाचन करता है। पशुओं में सेल्यूलोज युक्त अंतःग्रहण भोजन अस्थायी रूप से रुमेन में संग्रहित किया जाता है, बाद में जुगाली करने के लिए पुनः उत्पन्न होता है। रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन अवायवीय जीवाणु द्वारा होता है। इस प्रकार के पाचन के उप उत्पाद से मीथेन निकलता है। नेक्स्ट है कि खतरनाक जो अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी भस्मीकरण या जलाना। तो खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि भस्मीकरण या फिर जलाना है। भस्मीकरण या जलाने में अपशिष्टों को जो ज्वलनशील जैसे कि अस्पताल के अपशिष्ट निस्तारण के लिए एकत्र करने तथा उनको जला देते हैं। भस्मीकरण जलाना विधि का उपयोग खतरनाक कचरा यथा जैविक चिकित्सा अपशिष्ट को निपटान के लिए किया जाता है। फिर है कि वर्मी कल्चर विधि में अपशिष्ट पदार्थों में केंचुए को छोड़ा जाता है जो इन पदार्थों को तोड़कर तथा उसमें जो है प्लोत्सर्ग कर उसके पोषक तत्वों में वृद्धि करता है। फिर है ताप अपघटन विधि में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अथवा कम मात्रा में पदार्थों को जलाया जाता है।
नेक्स्ट कथा कौन सा कथन गलत है? तो सी ऑप्शन, प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रबंधन का एक जो है आसान कार्य। तो प्राकृतिक संसाधनों का साधारणीय प्रबंधन एक आसान कार्य, ये कथन गलत है। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज आता है। यह जो है क्षयशील संसाधन है, इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। धात्विक खनिज के अंतर्गत लौहयुक्त खनिज एवं जो है अलौहयुक्त खनिज आता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, निकेल, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट आदि। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत कार्बनिक खनिज एवं अकार्बनिक खनिज आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।